हमें आपसे ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम से आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के 75% प्रश्न। हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय नोबेल पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं और 3 अक्टूबर के बाद से अब अलग अलग विषयों के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो लगातार मिलने शुरू हो गए हैं। तो हाल ही में खबर आई है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दे दिया गया है और भौतिकी के नोबेल पुरस्कार में अपने आप में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है क्वांटम तकनीक और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022। चूंकि जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है वह किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण रूप से क्वांटम तकनीक से। तो क्वांटम तकनीक जिसे भविष्य की एक तकनीक के रूप में देखा जाता है और इसके बारे में वर्तमान समय में काफ़ी कम जानकारी लोगों के पास मौजूद है और इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रयोग हैं वो भी लगातार किए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी मिल रही है और धीरे धीरे फिर इसके प्रयोग आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि यह जो तकनीक है अपने आप में बहुत सारी संभावनाओं को लेकर के चलती है। तो चूँकि इस विषय में अब क्या मिला है, भौतिकी के संदर्भ में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस संदर्भ में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम जो तकनीक है उसमें कौन सा भाग इसका खोजा गया है। चूँकि नोबेल पुरस्कार दिया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, कोई बहुत विशिष्ट खोज के लिए ही चूँकि ये दिए जाते हैं, इसलिए बात करेंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ब्रेक थ्रू इन क्वांटम टेक। क्या इसमें प्रमुख बातें कही गई हैं, जो बिंदु रहेंगे उस पर हम बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार 2022 भौतिकी का पुरस्कार जो इस बार दिया गया है 2022 का, किसको दिया गया है, किस खोज के लिए दिया गया है, कौन कौन सी शब्दावलियां महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में कई बार शब्दावलियां भी पूछ ली जाती हैं। प्रमुख शोध उनकी क्या रही, शोध से जुड़ा एक इतिहास भी जानते हुए चलेंगे साथ में, क्योंकि शोध जरूरी नहीं कि आज की ही हो, इसका क्या महत्व हो सकता है और एक सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए और एक सवाल मेंस के लिए आप सॉल्व करने का अभ्यास जरूर करेंगे। ठीक, यह जो विषय है जीएस पेपर 2 के अंतर्गत हम जोड़ करके देख सकते हैं शिक्षा, मानव संसाधन और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो कि मानव संसाधन या हम कहें कि मानव जगत को एक आगे की ओर लेकर के जाती हैं। तो शुरुआत करें नोबेल पुरस्कार 2022 से। तो जैसा कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार जो कि दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में या फिर उनके द्वारा लिखी गई वसीयत के आधार पर। ठीक, तो अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी एक वसीयत लिखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके द्वारा अर्जित की गई जो संपत्ति है उसके एक हिस्से को जमा कर दिया जाए और उससे प्राप्त होने वाला जो ब्याज है या फिर जो भी लाभ होगा उसके आधार पर जो समाज के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले लोग हैं उनको हर वर्ष एक राशि से सम्मानित किया जाए। ठीक, तो इस बार जो नोबेल पुरस्कार की राशि रखी गई है वो कितनी रखी गई है? वो रखी गई है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। तो ये लगभग हो जाएगी 7.5 करोड़ रुपए के आसपास अगर आप निकालेंगे, थोड़ा सा कम होगी 7.5 करोड़ से, लेकिन उतनी होगी। तो अनुमानतः ऐसा देखा जाता है कि सामान्य तौर पर किसी एक व्यक्ति को पूरी राशि दे दी जाती है अगर वह एक एकल विजेता के रूप में होता है। कई बार 2 लोगों के बीच में साझा कर दी जाती है, कई बार 3 लोगों तक भी साझा कर दी जाती है। ठीक, तो इस बार का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वह 3 लोगों के बीच में साझा किया गया है। उसमें कौन कौन से नाम आते हैं? पहला है एलन एस्पेक्ट। ठीक, एलन एस्पेक्ट कहाँ से हैं? ये हैं फ्रांस से। दूसरे हैं जॉन एफ क्लॉजर, ये कहाँ से हैं? यूएसए से। और तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर, ये कहाँ से हैं? ऑस्ट्रिया से। तो इन 3 लोगों का नाम सामने आता है जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों के बीच में राशि को वितरित किया गया है समान रूप से। किस खोज के लिए दिया गया है? तो यहां पर भी वेबसाइट में इस बात का जिक्र दिया गया है। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 वाज अवॉर्डेड जॉइंटली टू एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटोन जिलिंगर फॉर एक्सपेरिमेंट विद इंटेंगल्ड फोटॉन्स। यहां पर जो शब्द हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से सुनिए। इंटेंगल्ड फोटोन। दूसरा, एस्टेब्लिशिंग द वायोलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायोनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। थोड़े से जटिल लग सकते हैं, अभी हम इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि ये आखिरकार किस बारे में कहा गया है। तो पहला है एंटेंगल्ड फोटॉन्स या हम कहें क्वांटम एंटेंगलमेंट। दूसरा है बेल्स इनइक्वालिटीज और तीसरा इसके बारे में महत्वपूर्ण रूप से जो रिसर्च है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो क्वांटम
तकनीक असल में क्या है, यहां से हम शुरुआत करते हैं। क्वांटम क्या है? देखिए, कोई भी भौतिकी से संबंधित जो भी राशि हमारे सामने मौजूद है उसका सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर के प्रयोग करना। जिस भी चीज को हम देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं या फिर जिसकी फिजिकल अपीयरेंस को दर्ज किया जा सकता है, उसके सबसे न्यूनतम स्तर पर जब आप जाकर के इस उनकी जो फिजिकल स्टैटिक्स है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, उसको जब आप अध्ययन करेंगे उसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत किया जाने वाला अध्ययन। तो इसके अंतर्गत हम कैसे देख सकते हैं? हम देख सकते हैं फोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन विशेष रूप से, तो इसका अध्ययन किया जाता है। अब सामान्य दुनिया में हम जिस तरह के भौतिकी के नियमों को जानते हैं, सामान्य भौतिकी के ये नियम क्वांटम स्टेट्स पर जाकर के उस तरह से लागू नहीं होते जिस तरह से सामान्य दुनिया में लगते हैं। न्यूटन के नियम की बात करें या कुछ और नियमों की बात करें, ठीक। तो यहां पर एक शब्द आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो कि क्वांटम की पढ़ाई से ही संबंधित है और क्वांटम का जो सिद्धांत दिया गया है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसी में एक और शब्द है सुपरपोजिशन, ठीक। लेकिन चूंकि सुपरपोजिशन पर बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार है वो क्वांटम एंटेंगलमेंट से संबंधित है। पहले सुपरपोजिशन की बात कर ले कि ये शब्द क्या है, आखिर क्वांटम तकनीक से संबंधित है, तो इसको पूछा जा सकता है। सुपरपोजिशन की जब स्थिति होती है तो वहां पर आपको एक ही समय में एक ही जो एटॉमिक कण है वो आपको एक से ज्यादा जगहों पर दिख सकता है। देखिए, ये अपने आप में बहुत जटिल विज्ञान है, इसके पीछे चूंकि शोध चल ही रही है इसलिए इसको बहुत ज्यादा जटिलता में जाकर के हम नहीं समझ पाएंगे। हमें उतना समझना है जितना परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो सुपरपोजिशन क्या होता है? एक किसी कण को एक साथ एक ही समय में कई सारे स्थानों पर देखा जाना, ठीक। लेकिन जब उसकी माप की जाएगी, मान लीजिए उसको पता किया गया इस स्थान पर है, तब फिर ये ज्ञात होगा कि वो बाकी अन्य स्थानों पर जहां दिख रहा है वहां पर उस तरह से नहीं है। इतना ही जान लीजिए इसके बारे में। अब आते हैं टॉपिक से जुड़ी हुई शब्दावली पर, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत किसी भी क्वांटम कणों के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। कैसा व्यवहार? क्वांटम कणों की जो स्थिति है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उनको दर्ज किया जाना उससे भी ज्यादा जटिल काम होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी क्वांटम कण होगा, अगर वह एंटेंगल्ड अवस्था में है, एंटेंगल्ड अवस्था का मतलब क्या हुआ कि अपने जैसे किसी और कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में अगर आप उन कणों को दो अलग अलग जगहों पर भेज दें, मान लीजिए वो कण है, एक को आपने भेज दिया इस तरफ, एक को इस तरफ, एक कण मान लीजिए आपने भेज दिया दिल्ली में, दूसरा कण आपने भेज दिया ऑस्ट्रेलिया में, उसके बावजूद उन दोनों का एक दूसरे से जो जुड़ाव है वह बना रहेगा, दूरी कितनी भी हो जाए। एक कण आप यहां रख लीजिए, दूसरा कण ब्रह्मांड के किसी छोर तक आप भेज दीजिए, फिर भी उनका जो व्यवहार है वो एक सा रहेगा। अब यहां पर जो समस्या शुरू होती है इसके अध्ययन को लेकर के, ये बड़ी जटिल थी। तो इसकी जो शुरुआत होती है क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत इस तरह के अध्ययनों की, ये 20वीं शताब्दी के आसपास प्रमुख बहस का मुद्दा बनता है। उस समय आइंस्टीन ने भी कणों के इस व्यवहार को स्पूकी एक्शन कहा था, यानी एक तरह का विचित्र व्यवहार, ठीक। और विचित्र के साथ साथ डरावना व्यवहार। दरअसल आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके मुताबिक ऐसा माना गया था कि प्रकाश की गति से तेज किसी भी तरह के संकेत को आगे भेजा नहीं जा सकता, यानी अगर किसी भी तरह का सिग्नल भेजेंगे तो उसकी जो गति है वह प्रकाश की गति से ज्यादा तेज नहीं हो सकती। लेकिन जो एंटेंगलमेंट वाली घटना जब आती है क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत, वहां पर फिर आइंस्टीन की ये वाली बात अपने आप में सही दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में आइंस्टीन ने इसके बारे में इसको स्पूकी तो कहा और यह भी कहा कि क्वांटम सिद्धांत अपने आप में अधूरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसी बात कही और इस पर कुछ आपत्तियां जाहिर कर दी। और 1935 में उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें इससे जुड़ी हुई जो भी आपत्तियां थी उसके बारे में चर्चा की गई थी। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं एंटेंगलमेंट की, तो यहाँ पर इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फोटॉन्स को लेकर के, एंटेंगल्ड फोटॉन्स का। तो मान लीजिए एक है ए, एक है बी। इसमें वही दिखाया गया है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि दोनों को विपरीत दिशाओं में भेज दिया गया। जो रिसर्चर्स हैं उनको ए मिला एक को और एक को बी मिला। इन्होंने जब इनका अध्ययन किया तब पाया कि दोनों की स्थितियां एक सी हैं। और हालांकि इसमें अभी कुछ दिक्कतें आएंगी, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, दिक्कत क्या है, इससे जुड़े जो निष्कर्ष है वो बताते हैं। इसमें ही दूसरा शब्द था बेल्स इनइक्वालिटी, यानी बेल की जो असमानता का नियम है उसके बारे में अध्ययन किया जाना। ये भी नोबेल प्राइज के अंतर्गत जोड़ा गया है, नोबेल पुरस्कार देने में इसको शामिल किया गया है। तो एंटेंगलमेंट का परीक्षण अपने आप में बहुत मुश्किल था एक समय में, ठीक। 1950 के आसपास, 60 के आसपास एंटेंगलमेंट को लेकर के
जो गणनाएं की जानी थी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन उनको किया जाना बहुत जटिल काम था। तो अभी तक ऐसी कोई भी थियोरी सामने नहीं आई थी जिसको लेकर के ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते। तब एक नाम आता है जॉन स्टुअर्ट बेल, जो कि उत्तरी आयरलैंड के भौतिक विज्ञानी थे और काफी युवा माने गए थे उस समय। तो उन्होंने गणितीय रूप से इसके कुछ प्रयोगों को सामने रखा 1964 में। हालांकि इनके प्रयोगों को लेकर के भी काफी सारी आपत्तियां जताई गई, लेकिन इनके प्रयोगों ने इस बात को स्टैब्लिश कर दिया कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया बेल की असमानता का सिद्धांत, इन इक्वालिटी का। इनका मानना था कि यदि आने वाले समय में किए जाने वाले प्रयोग इस असमानता के विपरीत जाते हैं, इस असमानता का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जो क्वांटम तकनीक है वो अपने आप में भविष्य उसका है और उसमें उस तरह से काम किया जा सकता है। अगर असमानता का उल्लंघन नहीं किया गया और इसी तरीके से जो भी प्रयोग है उनके निष्कर्ष हमें मिलते हैं, तो आइंस्टीन की बात फिर सही मानी जाएगी। ठीक, लेकिन फिर आगे चल करके हमने जिन 3 वैज्ञानिकों के नाम लिए जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, क्लॉजर, एलन एस्पेक्ट और तीसरे एंटोन जिलिंगर, इन्होंने फिर इसके द्वारा आने वाले समय में प्रयोग किए और इसका जो निष्कर्ष है एक दिशा में पहुंचाया। मतलब अभी तक क्या था, अलग अलग तरह के जो सिद्धांत है वो दिए जा रहे थे। इनके द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों का अपने आप में महत्व यही है कि इन्होंने इसको एक दिशा दी। और इस एक दिशा में हालांकि ये नहीं कहा जाएगा कि अपने आप में इनका जो प्रयोग है अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो क्लॉजर ने जो प्रयोग किए, सबसे पहले इन्होंने एंटेंगलमेंट के परीक्षण से जुड़े प्रयोगों को सामने रखा कि किस तरह से उसका परीक्षण किया जाएगा। और 1972 में जो परिणाम इनके आए उसमें ये पता चला कि इनके परिणाम बेल की असमानता का जो सिद्धांत है उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं। यानी कि जो एंटेंगलमेंट वाली बात है वो अपने आप में सही साबित हो रही थी इससे। हालांकि इसके ऊपर भी आगे चल करके कुछ इसमें खामियां देखी गई, कुछ आपत्तियां उठाई गई। फिर इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं एलन एस्पेक्ट और इसके सेटअप में सुधार करते हैं कुछ जो इन्होंने बनाया था, और इससे जुड़ी हुई जो खामियां थी उनको दूर करते हुए फिर इनके जो निष्कर्ष आते हैं वो भी फिर बेल की असमानता का सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। यानी इनके प्रयोग से भी फिर ये बात स्पष्ट हो जाती है। फिर आता है तीसरा नाम एंटोन जिलिंगर का। तो इन्होंने क्या किया, एंटेंगलमेंट पर एक तरह से नई तकनीक की संभावनाओं को खोजा और पहली बार इन्होंने कण की क्वांटम अवस्थाओं को टेलीपोर्ट करके दिखाया। यानी कण की जो क्वांटम अवस्था है वो एक जगह से दूसरी जगह तक भी जा सकती है। यानी हमने शुरू में ही कहा कि क्वांटम तकनीक भविष्य की तकनीक है। टेलीपोर्ट दरअसल क्या है, इस शब्द का भी मतलब अगर आप समझ लें तो एक ही समय पर किसी एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। वाली एक व्यक्ति दिल्ली में यहां बैठा हुआ है, अगले ही समय आप उसको डायरेक्टली बिना किसी माध्यम के सीधे फिर वाली यूएसए में देख सकते हैं, या यूएसए के अलावा रशिया में देख सकते हैं। तो टेलीपोर्टेशन अपने आप में बहुत फास्ट तकनीक होगी। यानी टेलीपोर्टेशन कुछ इस तरह से काम करेगा जहां ऐसा माना गया है कि एक जगह से दूसरी जगह पर डायरेक्टली टाइम ट्रैवलिंग की जा सकती है। टाइम ट्रैवलिंग कहें या फिर कहें एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम समय, अभी उसकी माप उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत ही न्यूनतम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना। जैसे यहाँ से घुसा और यहाँ से बाहर आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी चूंकि कण के स्तर पर ऐसा करके देखा गया है, तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि इसकी संभावना फिर और आगे बढ़ सकती है। तो ये इनका महत्व था कि कहीं भी बिना किसी माध्यम के ऐसा करना। तो उससे एक बात तो ये पता चल गई कि जो इंटेंगलमेंट की घटना है वो वास्तविक है और जो क्वांटम सिद्धांत है उसके अंतर्गत आती है और वाकई में एग्जिस्ट करती है। अभी तक आइंस्टीन का मानना यह था कि ऐसी घटना अगर घटित हो रही है तो इसके पीछे जरूर किसी अदृश्य फोर्स का काम हो सकता है। ठीक, तो अब यह भी पता चल गया कि इसके पीछे किसी छिपी या फिर अज्ञात फोर्स का इस्तेमाल नहीं है और ये वाकई में एक घटना है जिसको स्थापित फिर माना जा सकता है। तो यही इस खोज का बहुत ज्यादा महत्व हमें दिखाई देता है। कुछ और महत्व की बात करें तो पहली बात यह कि इसके अंतर्गत क्वांटम तकनीक के जितने भी भविष्य में उपयोग हो सकते हैं तो उनके बारे में प्रयोग तेज हो सकते हैं। तो कहें कि क्वांटम सिद्धांत की नींव यहाँ से हमें और मजबूत होती हुई दिखाई देती है और इसके बाद अब एप्लीकेशंस की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई जा सकती है। जो एप्लीकेशंस इन्होंने किए हैं उसके बाद अब इस पर ही और ज़्यादा रिसर्च का काम हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि अभी जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो केवल अभी ही दिया गया, इसके पहले भी कई बार इस पर दिए जाने की बात चल रही थी, लेकिन जब इस बार कुछ स्पष्ट परिणाम सामने आए हैं फिर उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें भविष्य में बनाई जा सकती हैं। पहला, क्वांटम कंप्यूटिंग की जो संकल्पना है उसको और तेजी से विकसित किया जा सकता है। साथ ही
क्वांटम कंप्यूटिंग के अंतर्गत जो हैक मुक्त, हैकिंग फ्री एक तरीके से जो संचार की व्यवस्था है वो बन सकती है। अभी के लिए सबसे बड़ी समस्या साइबर सिक्योरिटी में यही है कि जो भी डेटा है उसको हैक किया जा सकता है। ऐसे में जो क्वांटम कंप्यूटिंग की जब तकनीक शुरू हो जाएगी तो जो भी हैकिंग वाला प्रोसीजर है वो ज़्यादा जटिल हो जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ा जो इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन का मतलब उसको कुछ अन्य कूटों में लयबद्ध कर देना। मान लीजिए किसी का नाम अगर राम है तो राम को लेकर के एक विशिष्ट कूट दे देना 8 4 2, तो इससे जुड़ा एक लंबी संख्या बना दी कि आर के लिए फिर इस तरह कुछ भी बना दिया, ठीक, बहुत लंबा हो सकता है। तो फिर जब उसको इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करना होगा तो बहुत जटिल हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं हैक प्रूफ एक तरीके से। टेलीपोर्टेशन की हमने बात कर ही ली कि टेलीपोर्टेशन भी हो सकता है, और इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी तकनीक की मदद से, ठीक। और एक और सुविधा विकसित हो सकती है सुदूर अंतरिक्ष संचार, क्योंकि अभी क्या है कि अगर हमें यहाँ से कोई भी मैसेज भेजना हो तो उसको ट्रांसमिट होने में बहुत समय लगता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर जो एंटेंगलमेंट वाली जो घटना है अगर उसको एक तरीके से इस तरह से विकसित कर लिया जाए कि यहाँ पर मौजूद कोई व्यक्ति सुदूर अंतरिक्ष में अपने किसी सहयोगी से बात करना हो तो एंटेंगलमेंट वाली सुविधा का इस्तेमाल कर सके, तो नासा ने इसके लिए एक प्रयोग शुरू किया है 2022 में ही, स्पेस एंटेंगलमेंट एंड एनियलिंग क्वांटम एक्सपेरिमेंट। इसको क्या कहा गया? SEAQUE। अब भारत के संदर्भ में अगर हम देखें कि भारत में इस वक्त क्वांटम तकनीक पर कौन कौन सी संस्थाएं विशेष रूप से काम कर रही हैं, तो उसमें नाम आता है इसरो का, DRDO का, परमाणु ऊर्जा विभाग का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का। तो भारत में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना पर विशेष रूप से काम चल रहा है। तो इस रिसर्च में ये सभी सहयोगी की भूमिका में है ताकि सुरक्षित संचार चैनलों का निर्माण किया जा सके क्वांटम तकनीक के माध्यम से। इसके अलावा रमन अनुसंधान संस्थान और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि अहमदाबाद से संबंधित है, वहां के वैज्ञानिक भी प्रमुख रूप से इस तरह के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है एटलीस्ट इस सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप इस बात को याद रखिएगा, उन शब्दों को याद रखिएगा जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और उन नामों को याद रखिएगा जिनको भौतिकी का 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो एक प्रश्न देखें, भौतिकी का 2022 का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों के बीच साझा किया गया? आपको बताना है, एक व्यक्ति के बीच, 2 के बीच, 3 के बीच या फिर 4 लोगों के बीच। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका जवाब देना है। अब मेंस का सवाल, क्वांटम तकनीक क्या है, भविष्य में इससे किस तरह की संभावनाएं खुल सकती हैं, चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में इस प्रश्न को भी आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।